ओके। आज आप क्या रिवाइज करना चाहते हैं? आई थॉट कि हम हार्ट जो है वो जल्दी से एक ओवरव्यू हार्ट का दे देते हैं। अच्छा, एक तो हार्ट का ओवरव्यू करना है, और जितने मैंने अभी तक आपके क्वेश्चंस चेक किए हैं, आई हैवंट चेक मेनी ऑफ द पेपर्स, लेकिन जो थोड़े बहुत मैंने चेक किए हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक भी देना चाहूंगी। अम, एक तो मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि जो भी है आप आंसर जब भी करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो इसको यू हैव टू रीफ्रेज द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बुक में तो सारे टॉपिक्स आपको दिए होते हैं, एक के बाद एक उस टॉपिक के सारा कुछ लिखा होता है, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज दोज लाइंस एंड देन जस्ट मार्क देम अप एंड राइट देम। आपने उसका कॉन्सेप्ट लेना है, अपने वर्ड्स में उसको रीफ्रेज करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अभी तक मैंने जितने चेक किए हैं, फाइब्रोस्केलेटन वाला, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के क्वेश्चंस पूछा था, एसोफिगस के जो था आपके ब्रांचेस वेरी सिंपल, सारी ब्रांचेस बता दी, इंटरकॉस्टल रह गई हैं। मतलब थोरेसिक एओर्टा की इंटरकॉस्टल नहीं लिखी, तो आपने दो ज्यादा मेन ब्रांचेस जो इंटरकॉस्टल जा रही हैं, ठीक है। तो ये आप प्लीज, मैं जब आपको लेक्चर देती हूँ, स्लाइड्स बनाती हूँ, स्लाइड्स पे फोकस किया करें। उन स्लाइड्स के हिसाब से उनको देखा करें कि मैंने केएलएम से कौन से पॉइंट्स जो हैं पिक करके आपको स्लाइड्स में दिए हैं। स्लाइड्स में मोस्टली आई यूज पिक्चर्स, लेकिन जहाँ पे रिटन स्टफ होता है वो टिपिकली इसीलिए होता है कि आप उसको नोट डाउन कर लें, सो दैट यू डोंट जस्ट कॉपी द लाइंस ऑफ द बुक, केएलएम की हो, या कुछ लोगों ने केएलएम की हुई है, कुछ लोगों ने इससे बीडी से किया हुआ है। सो प्लीज कोशिश ये करें कि ये सब फाइब्रोस्केलेटन भी है, आप पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि इसी तरह आपकी की बनी होती है, और इसी तरह आप अगर आंसर करेंगे रीफ्रेज करके उसको, तो फौरन आपके मार्क्स जो हैं वो फटाफट आपको मिलते हैं, फुल मार्क्स मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जिस तरह केएलएम में लाइंस के इट इज आंसर इज हिडन, इट इज रिटन इनसाइड द लाइंस, वो फिर व्हेन द एग्जामिनर चेक्स, मैं तो आपको चेक कर रही हूँ, चलो मैंने देख लिया कि आपने हाँ ठीक लिखा हुआ है, आई रीड द होल लाइन, द होल आंसर। मोस्टली अगर टू द पॉइंट पूछा हो और आपने लाइंस के इन बिटवीन सारा कुछ लिखा है, तो एग्जामिनर्स जो है इतने सारे पेपर्स चेक कर रहे होते हैं, मोस्टली वो इतना डिटेल में फिर कई दफा हो सकता है ना भी करें, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम, जहाँ इन्यूमरेट लिखा हुआ है सही तरीके से इन्यूमरेट कर दें उनको, इन बिटवीन द लाइंस ना लिखें। इसी तरह जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांचेस थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें भी एक लाइन लिख दी है बस, जो केएलएम की लाइन थी, आप उसको पॉइंट वाइज लिखें ताकि वो क्लियर हो एग्जामिनर के लिए, उसको पता चल जाए हाँ जी इसको आता है आंसर, इसने सिर्फ रट्टा मार के नहीं लिख दिया। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अब आप सेकंड जो है उसमें आपका खत्म हो गया है सेकंड, अब तो रीजन, कि आपने एब्रीविएशंस नहीं लिखनी। एब्रीविएशंस बुक में दी होती हैं, मैं अपनी स्लाइड्स में भी कोशिश करती हूँ ना हो, लेकिन उसमें भी कई दफा होती हैं, बिकॉज स्लाइड्स इतनी लंबी चौड़ी बन नहीं सकती, तो एब्रीविएशन यूज करते हैं हम। लेकिन यू आर अ स्टूडेंट, आपने एब्रीविएशन कहीं भी यूज नहीं करनी, स्पेशली अपने जो आंसर्स आप लिख रहे हैं, प्रॉफ के आंसर, उसमें एब्रीविएशन नहीं चलेगी। इंफीरियर वेना केवा इज नॉट आईवीसी, आपने पूरा वर्ड लिखना है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसी तरह आईवीएस लिखा हुआ है, एग्जामिनर डजंट नो व्हाट आईवीएस, आपने पूरा पूरा वर्ड लिखना है, कहीं भी एब्रीविएशन आपने नहीं लिखनी, ठीक है। फिर ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई ये मैं बहुत दफा पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर आपको बता रही हूँ, एब्रीविएशंस कहीं भी आंसर में यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आपको मैंने बता दिया, रिफ्रेज तो हमेशा मैं आपको कहती रहती हूँ, पॉइंट वाइज आंसर करें। फाइब्रोस्केलेटन के सब फंक्शंस हैं, 3-4 फंक्शंस हैं, एक लाइन में अगर केएलएम में दिए हुए हैं उसको सेपरेट करें, उसको सेपरेट अलग-अलग फंक्शन लिखें, जिस तरह क्वेश्चन में होता है ना, गिव द फॉर्मेशन, लोकेशन, जैसा मैं आपको कहती हूँ एक एक चीज का अलग-अलग आंसर करें। इसी तरह आप जब फंक्शन लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 फंक्शन लिखें,
वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल। जब एग्जामिनर पढ़ रहा होता है उसे पता चल जाता है कि हाँ जी इसको आता है, ठीक है ना। अगर आप एक लाइन में सारा कुछ घिचमिच एक ही जगह पे लिख देंगे तो बुक तो आपको ठीक है, बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका काम है कि उसको सेपरेट करें, उसको जैसा नोट्स बनाते हैं बच्चे, तो आप इसी तरह अलग-अलग करके उनको पॉइंट वाइज लिखें, ठीक है। तो दिस इज द वे टू गेट मार्क्स। ग्रेट वेसल्स ऑफ मीडियास्टिनम हमने कर लिया था, मेरा ख्याल है अयोटा रह गया शायद, अजाइगस रह गया था, अजाइगस हो गया था, अयोटा प्रोबब्ली रहता है। ओके, विल डू दैट आल्सो। तो हार्ट आप नहीं करना चाहते, वैसे हार्ट हमने बहुत दफा कर लिया। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम अयोटा की तरफ चलते हैं। मीडियास्टिनम में अच्छा, एयोटा की भी आपको ब्रांचेस जो थी थोरेसिक एयोटा की पूछी हुई, उसमें भी इट वाज वेरी इजी। आपने थोरेसिक अयोटा की जब भी आप लिखेंगे, अभी तो थोरेसिक अयोटा है, फिर आप एब्डोमिनल साइड पे भी जाएंगे, आपको मैंने बताया, मेरे ख्याल है मैंने रिवाइज कर दिया था, आई डोंट रियली रिमेम्बर, बट जो आप लिखें ब्रांचेस अयोटा की, आपने बताना है स्पेसिफिकली कि इसकी, चलो ये आ गया थोरेसिक अयोटा हमारा, कि इसकी किस प्लेन्स में ब्रांचेस निकलती हैं। कुछ एक बच्चे ने लिखा हुआ भी है, वो भी रट्टा मार के लिखा हुआ है, बट एनीवे ब्रांचेस जो है ये मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल है कि इंटीरियर विस्टरल इसकी ब्रांचेस होती हैं। इंटीरियर विस्टरल ब्रांचेस आर नॉट पेयर्ड, दे आर अनपेयर्ड ब्रांचेस, ठीक है। अब इंटीरियर विस्टरल ब्रांचेस का क्या मतलब है? विस्टरल का एसोफेजियल ब्रांचेस आएंगी, ठीक है, उसके अंदर ब्रोंकियल ब्रांचेस भी आएंगी। तो ये जो ब्रांचेस यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, mediastinal branches हैं, esophageal branches हैं, these are anteriorly located and they are visceral branches, they are unpaired branches. इसी तरह नीचे एब्डोमेन में जाके भी विस्टरल अनपेयर्ड होती हैं, वो डिफरेंट होंगी, जाहिर है। ये जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है नीचे डायग्राम के नीचे वाले पोर्शन में, सो दिस इज द ए पार्ट इज द विस्टरल अनपेयर्ड ब्रांचेस। ये जो बी पार्ट है ये भी विस्टरल है, बट दे आर पेयर्ड and they are on the lateral side of the, they come out, they originate from the lateral side of the thoracic aorta. So ये बेसिकली पूरे aorta की जो है वो ब्रांचिंग पैटर्न बताया हुआ है। So A is the visceral unpaired branches, then B are the visceral paired branches coming out from the lateral side, then we have C, ये जो C वाली है, these are segmental paired branches coming out from the posterolateral part. सो ये 3 सेक्शंस में इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। अब इसी एयोटा को आप ये थोरेसिक एयोटा की उसमें लेके जाएं, डिसेंडिंग पार्ट आप जैसा करते हैं डिसेंडिंग। अच्छा, एक बच्ची ने लिखा हुआ है, ठीक है, कैन यू सी द थोरेसिक एयोटा स्लाइड? ठीक है ना, स्लाइड चेंज कर रही हैं जी, स्लाइड नहीं चेंज की मैंने, आपको नजर आ रहा है थोरेसिक एयोटा? ओके, अच्छा जी, इट्स विजिबल। सो ए पार्ट इज द विस्टल अनपेयर्ड ब्रांचेस एयोटा की आती हैं, बी पार्ट भी विस्टल हैं, पेयर्ड ब्रांचेस है कमिंग अप फ्रॉम द लैटरल पार्ट ऑफ द एयोटा, लैटरल साइड ऑफ एयोटा, and C are these are the segmental branches. These are also paired, but these are segmental coming out from the posterolateral part of the aorta. ठीक है। अब ये जब मैं आपको ये बता रही थी कि एक डिसेंडिंग एयोटा के बारे में पूछा है, तो एक बच्ची है, बच्चा, आई डोंट नो, स्टूडेंट, उन्होंने व्हाट ही और शी रोट वाज असेंडिंग एयोटा एंड देन आर्च ऑफ एयोटा। अब इसी की ब्रांचेस उसने लिख दी हैं, कैरोटिड और सबक्लेवियन, और आगे डिसेंडिंग एयोटा तक नहीं आई। तो डिसेंडिंग एयोटा कम्स आफ्टर द आर्च ऑफ एयोटा, इट कम्स एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, यहाँ से ये स्टार्ट होती है देन इट गोज डाउन। तो ये वाला पार्ट जो, दिस इज कॉल्ड thoracic aorta और descending aorta, उससे पहले वाला पार्ट जो which is in the superior mediastinum, that is the arch of aorta। तो ब्रांचेस जो पूछी गई थी वो आर्च ऑफ एयोटा की नहीं थी, वो डिसेंडिंग aorta या thoracic aorta, एक ही बात है, इसकी पूछी गई थी। सो विस्टरल जो अनपेयर्ड ब्रांचेस हैं, जो ये जो ए वाली ब्रांचेस हैं, these are the pericardial branches, mediastinal branches, esophageal branches हैं, bronchial branches, ये सारी जो है इसकी विस्टरल अनपेयर्ड ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब आप अगर उसको अलहदा सेपरेट सेक्शन करके नहीं भी लिखना चाहते, फिर भी ये याद करने का आसान तरीका है। विस्टरल अनपेयर्ड है तो विस्टरा में क्या क्या चीज है, मीडियास्टिनम
ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसोफेजियल है, पेरिकार्डियम है, ये जाएगा पेरिकार्डियम में, ब्रोंकियल है जो लंग्स में जाएगा, तो ये सारे विस्टल है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी ये जो आती है ना इंटरकॉस्टल, दीज इंटरकॉस्टल आर द पोस्टरोलैटरल सेगमेंटल, जहां भी सेगमेंटल होती है वह हर सेगमेंट में एक आर्टरी निकलती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 आपको नजर आ रही है कि इंटरकॉस्टल ये सारी हैं। तो ये 12 सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सारी सेगमेंटल ब्रांचेस हैं, दीज आर दी पोस्टरोलैटरल ब्रांचेस। तो इंटरकॉस्टल आप लोगों ने सब लिख दी, मीडियास्टर्नल लिखी, पेरिकार्डियल सारी लिख दी, फ्रेनिक भी लिख दिया, लेकिन आपने ये इंटरकॉस्टल, बहुत सारे बच्चों ने इंटरकॉस्टल जो वेसल्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो लिखी ही नहीं है। अच्छा जी, सुपीरियर फ्रेनिक जो है, सिमिलरली फ्रेनिक जो ब्रांचेस होती हैं वो लैटरल विसरल ब्रांचेस हैं, फ्रेनिक ब्रांचेस आर, सॉरी, ये सेगमेंटल ब्रांचेस हैं। अच्छा जी, तो आपकी ये आ गई थोरेसिक एओर्टा। अब अगर इसको डिटेल में आप करना चाहें कि थोरेसिक एओर्टा स्टार्ट कहाँ से होती है, तो थोरेसिक एओर्टा is the continuity of the arch of aorta at the level of sternal angle. So it goes down. यहाँ से जब ये स्टार्ट होती है aorta from the left ventricle, it goes up, और ये ascending इसकी part है, it ascends and then it reaches the level of sternal angle, और sternal angle से लेके it makes an arch in the superior mediastinum, और जब it goes over the over to the posterior part जो mediastinum की है, it goes in the posterior mediastinum, or descending thoracic aorta is present in the posterior mediastinum. So ये arch जो बनता है, that arch is wholly present in the superior mediastinum. After the sternal angle, it goes down, and this part is called the descending aorta or the thoracic aorta. और इसकी ब्रांचेस आप दें, आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस अपनी है, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है राइट साइड पे, एंड देन वी हैव द लेफ्ट कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन। तो ये इसकी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस थी। सो एंटीरियर मिडलाइन अनपेयर्ड विस्टल, इसोफेजियल लैटरल ब्रांचेस जो हैं, ब्रोकियल जो है वो लैटरल में आ जाती हैं, ठीक है। फिर इंटरकॉस्टल है, पोस्टरोलैटरल प्लेन में सेगमेंटल है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल एंड सबकॉस्टल। अच्छा, सुपीरियर फ्रेनिक जो है ये भी पैराइटल ब्रांचेस में आ जाती है, लेकिन ये एंट्रोलैटरल है। पेरिकार्डियल ब्रांचेस ये जो है विसरल में आ जाती है। तो ये आप सेपरेट अगर ना भी करना चाहेंगे एंटीरियर विसरल और ये, लेकिन याद रखें बाकी जो मीडियास्टर्नल है, पेरिकार्डियल है, देयर नॉट मेनी, लेकिन इंटरकॉस्टल आपने नहीं भूलनी, क्योंकि ऑब्वियसली थॉरिक्स के अंदर है, इंटरकॉस्टल नहीं लिखेंगे तो उसका बहुत नुकसान होगा। अच्छा जी, और मेरे ख्याल है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की पूरी पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में होता है, एंड देन इट passes through the aortic hiatus, और aortic hiatus of the diaphragm is present at the level of T12, और वहां से ये एंटर हो जाती है into the abdomen, then it is called the abdominal aorta. It is the same aorta passing down into the abdomen, तो abdominal aorta है, उसकी उसी तरह ब्रांचेस होती हैं। Anyway, so thoracic aorta में ग्रेट वेसल्स ऑफ मीडियास्टिनम में बेसिकली तो यही है, aorta है, और वेसल्स बाकी इसकी ब्रांचेस हैं। तो और ग्रेट वेसल्स में क्या आपकी बुक में दिया हुआ है, यही है। और कोई आपके जहन में आ रही है तो मुझसे पूछ लें। बाकी जो पल्मोनरी है वो आप लंग्स के साथ करेंगे, सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी हुई है। ब्रोंकियल भी आपको साथ बता दी है, लंग्स के उसमें आ गया था सब कुछ, तो वो डिटेल में हम कर चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू डू दैट। और आर्च ऑफ एओर्टा के जो जो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है राइट साइड पे, इट राइजेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा सुपीरियर मीडियास्टिनम में एंड गोस पोस्टीरियर। जाहिर है जो आपकी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है वहां से इट गोस पोस्टीरियर टू दैट, और सुपीरियर थोरेसिक पर्चर से बाहर निकलती है, एंड इट डिवाइड्स इनटू राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। और यही दो ब्रांचेस जो हैं आर्च ऑफ एओर्टा में, from the left side they directly arise from the arch of aorta, left common carotid and left subclavian, ये पहले ही सेपरेट है, एंड और इसमें आपको कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं वापस, मीडियास्टिनम में मोस्टली आपने कवर कर लिया हुआ है।
उसके बाद तो इसके लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स थे, थोरेसिक डक्ट, ये हमने करना नहीं है। वी हैव टू डू दी हार्ट पार्ट। अगर आप तो हम क्विकली डिवाइस कर लेते हैं मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर। राइट जी, एग्जैक्टली राइट की हार्ट की तरफ मैं जा रही हूँ। तो हार्ट इज प्रेजेंट इन द मीडियास्टिनम व्हिच इज द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज इन द थोरेसिक कैविटी। ठीक है ना? ठीक है जी, राइट वेंट्रिकल भी हो जाएगा। क्विकली वील गो थ्रू द होल पोर्शन ऑफ द हार्ट। अच्छा जी, तो मीडियास्टिनम हो गया। मीडियास्टिनम को हम सेपरेट करते हैं इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम। और वो कैसे सेपरेट करते हैं? जो the area of the mediastinum from the superior thoracic aperture till the level of transverse sternal angle, ये वो transverse जो line है, transverse thoracic plane इसे हम कहते हैं, from the superior thoracic aperture till the transverse plane जो है, transverse thoracic plane, यहाँ तक superior mediastinum है। transverse thoracic plane passes through sternal angle anteriorly and lower border of the thoracic vertebra or the intervertebral disc between the fourth and the fifth thoracic vertebra. That is the transverse thoracic plane. Inferior to transverse thoracic plane, the rest of the mediastinum is called the inferior mediastinum. और इसको हम तीन में डिवाइड करते हैं. Heart is present in the middle mediastinum. Anterior to heart is the anterior mediastinum. Posterior to heart is posterior mediastinum. तो सुपीरियर मीडियास्टिनम के आपने सारे कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए, मीडियास्टिनम के सारे डिटेल में कंटेंट्स पता होने चाहिए. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द हार्ट. ये जो है सारा आपने अगर सेक्शन किया हुआ है तो यू कैन सी द प्लूरल कैविटीज ऑन ईच साइड. दिस इज द हार्ट. और ये एंटीरियर मीडियास्टिनम का ज्यादा कोई इतना, इट इज नॉट अ बिग एरिया. पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अबाउट मेरे ख्याल है 10 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं. ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं. और हार्ट है. और एंटीरियरली एंटीरियर मीडियास्टिनम में तो थोड़े से लिम्फ नोड्स हैं, थाइमस का थोड़ा सा टिश्यू आ सकता है. स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जरूर बताना है स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स. और ठीक है, उसके बाद हम हार्ट की तरफ चले जाते हैं. हार्ट का एज यू नो वी हैव द 4 चेंबर्स. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. Right atrium receives the venous blood from the upper part of the body through superior vena cava, lower part of the body through inferior vena cava, and then it passes the blood, it pushes the blood into the right ventricle through the tricuspid valve. ये जो AV valve है, atrioventricular valve, tricuspid valve से right ventricle में जाता है. Right ventricle pushes it into the pulmonary valve. Pulmonary valve के through ये pulmonary trunk में जाती है. And this is all deoxygenated blood. Pulmonary trunk divides into right and left pulmonary artery which go to the lungs. Lungs से जब वापस आता है oxygenated blood into the left atrium through 4 pulmonary veins, 2 from each side. Left atrium contract करता है, it pushes blood into left ventricle through mitral valve. इसके 2 कस्प होते हैं. और फिर left ventricle contract करेगा तो it is going to push blood into the aorta through aortic valve. तो ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं. अब लेयर्स अगर हार्ट अगर हम देखें तो लेयर्स में क्या होता है, सबसे बाहर तो पेरिकार्डियम तो आपने देख लिया कि फाइब्रस पेरिकार्डियम है विच इज थिक फाइब्रस नॉन, जिस तरह मैंने आपको कहा था नॉन डायलेटिंग होता है, डजंट गिव वे, तो प्रिवेंट्स द ओवर डायलेटेशन ऑफ द हार्ट. क्योंकि जब वीनस रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाए तो हार्ट में डिस्टेंड लॉट, तो ये इसको प्रिवेंट करता है ओवर डायलेटेशन को. उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद सिरस पेरिकार्डियम आता है. सिरस पेरिकार्डियम जो है वो it has 2 layers similar to pleura. Parietal layer है which lines the fibrous pericardium, और visceral layer है which covers the heart, जो cover करता है heart. That visceral pericardium is called the epicardium. That most called the epicardium. So ये आपको नजर आ रहा है पेरिकार्डियम रिफ्लेक्टिंग ऑन टू दी हार्ट. ये हार्ट की डेवलपमेंट दिखाई हुई है. तो ये जो रिफ्लेक्ट करके ऊपर आता है विस्टल लेयर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी एपिकार्डियम ऑफ द हार्ट. उसके बाद एपिकार्डियम के बाद सेकंड लेयर इसकी मस्कुलर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द मायोकार्डियम. और इनर लाइनिंग जो है दैट इज कॉल्ड दी एंडोकार्डियम. अब मायोकार्डियम अगर आप देखें और आप इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से उसको अनफोल्ड करना शुरू करें तो यू कैन सी कि ये हार्ट के जो फाइबर्स हैं ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, ये स्टार्ट ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है. इसको आप ओपन करते चले जाएं, ये ऐसे लगता है कि हार्ट को
या जिस तरह आप कोई एक कपड़ा ले लो और उसको फोल्ड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा अनफोल्ड करके आपको दिखाया है कि ये पल्मोनरी ट्रंक से स्टार्ट होते हैं फाइबर्स, और ये जाते हैं, दे आर कंटिन्यूस फाइबर्स टिल द एओर्टिक ओरिफिस, वहां तक ये चले जाते हैं। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा एक बेसल स्पाइरल पार्ट है और एपिकल स्पाइरल पार्ट है। बेसल, आउटर बेसल पार्ट इसे कहते हैं, आउटर बेसल और इनर एपिकल पार्ट। तो ये जो आउटर बेसल, ये जो बेसल वाला पार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आउटर लेयर है उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है वो कंप्राइज करता है बेसल। और जो इनर एपिकल है, इनर एपिकल फॉर्म्स द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्लस द इनर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल लेयर। तो so outer basal comprises the outer wall of the right ventricle and the external layer of the outer wall of left ventricle, और deeper part जो है वो apical है, that forms the internal layer of the outer wall of left ventricle plus the septum also. तो इसमें होता क्या है कि outer basal part पहले contract करता है, outer basal जब contract करता है तो heart जो है narrow हो जाता है, shorten हो जाता है, and it pushes the blood out of the ventricles. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चले जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा, और उसकी उसी की सीक्वेंस में देन देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ इनर एपिकल, ठीक है। आउटर बेसल ने पहले कंट्रैक्ट किया, हार्ट जो है वो शॉर्ट हो गया, स्मॉल हो गया, नैरो हो गया। तो जब स्मॉल नैरो हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इट इज गोइंग टू पुश द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट जो उसकी सीक्वेंशियल कंट्रैक्शन में आती है, इनर एपिकल पार्ट कंट्रैक्ट्स। जब इनर एपिकल कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि हार्ट जो इलोंगेट होता है और वाइडन होता है, एंड रिसीव्स ब्लड, वीनस रिटर्न इसके अंदर आ जाता है। So this was about the myocardium. अच्छा जी, फाइब्रोस्केलेटन क्या है कि स्केलेटन बेसिकली ऑब्वियसली हार्ट के अंदर कोई इस तरह की बोन्स तो है नहीं, बट इट हैज dense fibrous tissue making up the fibroskeleton of the heart. अब dense fibrous tissue क्यों होता है? क्योंकि we have valves in the heart and we need to keep them patent, ठीक है। प्लस हमें अटैचमेंट चाहिए होती है मायोकार्डियम की, we need attachment for the cusp of the valve. So हमारे पास क्या है, 4 रिंग्स हैं, these are the 4 fibrous rings. These rings are present in the area of the valves. आपको पता है कि 4 valves हैं, कौन से हैं? mitral valve है, tricuspid valve है, और 2, एक pulmonary है, एक aortic है। तो these rings are generally at the level of the valves. तो valve को ये patent रखती है। उसके बाद joining of these ringing motion बता देती हूँ मैं भी। अच्छा, इन चारों valve को जो join करता है वो fibrous trigon है। तो right और left fibrous ट्राइगोन भी हमारे पास पड़े हैं। दीज आर द एरियाज जहाँ पे इनका ये जंक्शन हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट फाइब्रस ट्राइगोन। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आपको पता है कि मस्कुलर पार्ट भी है और मेम्ब्रेनस पार्ट भी है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम as well as the interatrial septum, these are the parts which are the components of the fibroskeleton. जो ट्राइगॉन्स हैं 2, 4 रिंग्स हैं, intermembranous part of the interventricular septum, membranous part of interventricular septum, interatrial septum। ये 4 आपने लिख देने थे कि ये 4 पार्ट्स हैं। अच्छा जी, रिंगिंग मोशन का क्या है? रिंगिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आप निचोड़ते हैं किसी चीज को, ठीक है, आप एक कपड़ा ले लें और उसका आप फोल्ड करके आप निचोड़ते हैं, तो एक तरफ से वो शुरू होता है और दूसरी तरफ से। तो इसी तरह मायोकार्डियम जो है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि ये जो मायोकार्डियम है, एक तरफ से इसकी कंट्रैक्शन शुरू होती है और दूसरी तक आगे तक चली जाती है। तो इसका मोशन क्या होता है कि ये इस तरह तो आपको ये अनफोल्ड करके दिखा रहे हैं ना, वैसे तो ये फोल्डेड होता है। तो एक तरफ से इसकी कंट्रैक्शन शुरू होती है और दूसरी तरफ एंड तक एओर्टिक ओपनिंग तक ये चली जाती है। सो ये रिंगिंग मोशन का मतलब ये है कि यहाँ से मायोकार्डियल जो फाइबर्स हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और यहाँ तक इनकी कंट्रैक्शन जाती है। और इनकी कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये दीज आर सिचुएटेड इन सच अ मोशन, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इन सच अ सिचुएशन कि ये रिंगिंग मोशन ऐसे लगता है कि ये कार्डिक जो फाइबर्स हैं ये निचोड़ रहे हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द बिगर वेसल्स, ठीक है ना। ये इनका मोशन, रिंगिंग मोशन का मतलब ये होता है कि दे आर पुशिंग ब्लड, द फाइबर्स, द कार्डिक फाइबर्स, they are contracting in such a manner that they are starting from one point going towards the other side and
पुशिंग द ब्लड आउटसाइड। अब बेसल आउटर पार्ट पहले कंट्रैक्ट करता है, इसी तरह करता है ना, कंट्रैक्ट करेगा और करते करते राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और ये कंटिन्यूस कंट्रैक्शन जाती है और वो एकदम शॉर्ट हो जाता है और नैरो हो जाता है, तो ब्लड पुश कर देता है। और फिर ये वापस, ये जब वो रिलैक्स करता है तो ये एपिकल पार्ट तक पहुंचता है, तो ये इलोंगेट होता है और वाइडन हो जाता है, एंड देन इट रिसीव्स। तो ये रिंगिंग मोशन है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ फाइब्रोस्केलेटन आपने इसी तरह 1 2 3 4 लिख देने थे। 4 फाइब्रस रिंग, राइट एंड लेफ्ट ट्राइगोन, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरएट्रियल एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था, तो आपने इसी तरह सेपरेट करना है इसको, आंसर को बताना है। एक इसका क्या फंक्शन है, कीप्स द ऑरिफिसेस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड सेमी ल्यूनर वाल्व्स पेटेंट। ठीक है, एवी वाल्व्स कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वाल्व। सेमी न्यूलर कौन से होते हैं, पल्मोनरी एंड एओर्टिक। तो कीप्स द ऑरिफिसेस ऑफ दीज वाल्व्स पेटेंट, प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन। ये एक फंक्शन हो गया। तो जहां फंक्शंस आप लिखे जी, न्यूमरेट फंक्शंस या गिव द फंक्शंस 1 2 3 4 5, एक ही लाइन में सारा कुछ ना लिखना शुरू कर दें। एक ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द लीफलेट्स एंड कस्प ऑफ द वाल्व्स। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ द मायोकार्डियम। ठीक है, इसको हम अनकॉइल करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, पल्मोनरी वाल्व से शुरू होता है टिल द एओर्टिक वाल्व। तो ये मायोकार्डियम की, अगर आप इतना भी लिखें, प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ द मायोकार्डियम, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद फॉर्म्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बाय सेपरेटिंग द कार्डियक इंपल्स फ्रॉम द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, सो दे कैन कंट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप सेपरेट 1 2 3 4 लिखें। पेटेंट का मतलब है ओपन, इट कीप्स देम ओपन। पेटेंट कोई भी चीज होती है ना, जिस तरह ब्लड वेसल को हम कहते हैं पेटेंट। मैं बार बार आपको कोलैटरल वेसल्स में बताती रही हूँ कि वो पेटेंट नहीं होती, मतलब ये कि वो खुली नहीं होती हर वक्त। तो जब जरूरत पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसा इंसान एक्सरसाइज करता है, ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है किसी एरिया में, तो कोलैटरल वेसल्स जो है वो पहले तो कोलैप्स होती हैं, बंद होती हैं, फिर वो पेटेंट हो जाती है। पेटेंट का क्या मतलब है, वो खुल जाती हैं, उनका ल्यूमन ओपन हो जाता है और वहां से ब्लड जा सकता है। दिस इज व्हाट पेटेंट मींस। तो एवी सेमिनुलर वेल्स को पेटेंट रखती है, मतलब ये कि वो दे कैन ओपन अप। उनको ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोलैप्स रहेंगी, बंद रहेंगे वेल्व्स जो है। अच्छा, पॉइंट 4, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब आता है हार्ट के अंदर, तो एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं और फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। सो इसमें ये नहीं होता कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं और फिर सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली क्या होता है कि वहां से कंट्रैक्शन जब खत्म होती है तो फिर ventricle C contraction. They separate the cardiac impulse of atria and ventricle so that they contract independently and by surrounding and providing passage for the initial part. अब AV bundle मैंने आपको बताया था कि AV bundle जो है वो इंटरएट्रियल सेप्टम से शुरू होता है और फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है, और जहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट खत्म होता है वहाँ पे AV बंडल डिवाइड हो जाता है इनटू राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। तो इसके अंदर फाइब्रोस्केलेटन के अंदर the AV bundle also passes, ये भी इसका फंक्शन है। इसको अगर सेपरेट लिखना चाहे फिफ्थ फंक्शन, तो ये भी हो सकता है कि it contains the AV bundle, it contains part of the conducting system of the heart and it allows the conduction of impulse from the atria to the ventricle। ठीक है ना। तो ये सेपरेट वो कंडक्शन होती है कि पहले इम्पल्स एवी नोड तक होता है, एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एसए नोड से एवी नोड तक मायोजेनिक ट्रांसमिशन है, तो वहाँ वो कंट्रैक्ट करते हैं, अभी तक वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। उसके बाद जब एवी बंडल के थ्रू ये इम्पल्स जो है जाता है वेंट्रिकल्स में, फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फिर ऐसे होती है कि पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल करते हैं, तो तभी हार्ट का फंक्शन हो सकता है। अगर दोनों एट अ टाइम कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा। कंपोनेंट्स की मैं स्लाइड आपको दिखा देती हूँ। माइंटेरिक कंडक्शन का मतलब ये है कि इट पासेस थ्रू द मसल फाइबर्स। जब हमने कंडक्टिंग पार्ट किया था हार्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड इज प्रेजेंट at the upper end of the sulcus terminalis
where the superior vena cava enters the right atrium just deep to the epicardium. ठीक है, ये इसकी exact location है. वहां से the impulse, that is the pacemaker of the heart, it starts the impulse, and impulse travels towards the AV node, which is the atrioventricular node. AV node is present in the interatrial septum. अब वहां से लेके इंटर जो एवी एससी नोड से लेके एवी नोड तक जो है कोई बंडल नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फाइबर्स नहीं है जो लेके जाएंगे. इट इज मायोटेरिक या आप कहें कि मायोजेनिक है. ये मसल फाइबर्स के थ्रू एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्स आता है. अब ये मसल फाइबर्स के थ्रू जब आ रहा होता है तो साथ मसल्स कंट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, तो मसल फाइबर्स के थ्रू ये एवी नोड तक आएगा. उसके बाद फिर बंडल है एवी बंडल, जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. एवी नोड के बाद बंडल होता है वो. तो पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, ये आप 4 लिखना चाहें तो लिख लें. अच्छा, जो आपकी है BD चौरासिया, उसमें बहुत सारी कई बातें बड़ी डिटेल में, मैं जब अपर लिम आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि यू डोंट हैव टू स्टडी BD चौरासिया. हर टॉपिक आपने BD से नहीं पढ़ना, क्योंकि कई चीजें उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में दी हुई हैं जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है. तो जो चीज पढ़नी होती है वहां से मैं एक एक टॉपिक जब आपको पढ़ा रही होती हूँ आपको बता देती हूँ कि ये चीज आप यहाँ से पढ़ें, ये चीज आप यहाँ से पढ़ें. तो इसमें अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने जरूर BD चौरासिया खोलनी है और आपने उसको उसमें से लिखना है. आप ये जो 4 पार्ट्स हैं फाइब्रोस्केलेटन के, यही आप लिख दें तो दे आर मोर देन इनफ, क्योंकि आपकी जो बनती है की बनती है वो KLM से बनती है, BD चौरासिया से नहीं बनती. तो आप ये चीजें लिखें, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. अच्छा, हम आगे चलते हैं. फाइब्रोस्केलेटन हो गया तो वी नीड टू पास ऑन. उसके बाद हार्ट को अगर आप देखें तो आपको मैंने बताया था इट इज लाइक अ पिरामिड. टिप्ड ओवर पिरामिड का क्या मतलब है? एक पिरामिड है लेकिन वो घिरा हुआ है, ठीक है. तो दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट. तो वो पिरामिड जो वो सामने की तरफ गिरा हुआ है, सो दिस इज द एपेक्स. जो इसका बेस बनता है दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस इज आल्सो द बेस ऑफ द हार्ट. उसके बाद इसके बॉर्डर्स हैं एंड सर्फेसेस हैं. बॉर्डर्स में ये राइट बॉर्डर आता है, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, दिस ये एपेक्स लेफ्ट बॉर्डर है, और ये सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है. सर्फेसेस अगर आप देखें तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है और एक पोस्टीरियर सरफेस है. पोस्टीरियर सरफेस इज द बेस ऑफ द हार्ट. अब बनता कैसे है बॉर्डर अगर आप देखें तो राइट बॉर्डर इज बेसिकली फॉर्म बाय द राइट एट्रियम. या आप देखें तो ये राइट एट्रियम में. इंफीरियर बॉर्डर इज बेसिकली फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल. थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल भी आ जाता है. एपेक्स इज टिपिकली द left ventricle. Then left border is formed by the left ventricle and the left auricle also. जो base है that is formed by the left atrium पूरा. अब superior border अगर आप देखें तो superior border वहाँ पे है where there are roots of the great vessels. आप ये लिख सकते हैं root of aorta है वहाँ पे, pulmonary trunk है, and this is the area where the superior vena cava enters into the right atrium. This is the superior border of the heart. Okay, ये तो आपके borders हो गए. Apex is formed by the left ventricle और जो इसकी लोकेशन है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन. अब ये जो एरिया है एपेक्स ऑफ द हार्ट का, यहाँ पे आप माइट्रल वाल्व की आप साउंड भी सुन सकते हैं, ऑस्कल्टेट कर सकते हैं. तो माइट्रल वाल्व की साउंड कैन बी ऑस्कल्टेटेड एट द एरिया ऑफ द एपेक्स ऑफ द हार्ट विच इज left fifth intercostal space 9 centimeter from the median plane. अच्छा, एपेक्स जो है remains motionless throughout the cardiac cycle. ये हिलता नहीं है अपनी जगह पे. mitral valve you can see this is the base of the heart. So this is the base of the posterior surface of the heart and this is wholly formed by the left atrium. पूरा यहाँ पे आता है, थोड़ा सा right atrium का portion यहाँ पे आता है, लेकिन mostly it is the left atrium. और लेफ्ट एट्रियम में यू कैन सी द पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स पेयर और लेफ्ट, दोनों साइड पे आप पल्मोनरी वेन्स देख सकते हैं उसकी. अच्छा, राइट साइड पे जो राइट एट्रियम का पोर्शन थोड़ा सा जो बेस बनाता है उसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा की एंट्रेंस भी आप देख सकते हैं उसमें. और उस यहाँ पे मोस्टली वेन्स हैं, कॉर्नरी साइनस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है. और पोस्टीरियर सरफेस में यू कैन सी द बाइफिकेशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, क्योंकि वो आर्च ऑफ एओर्टा के बिल्कुल उसी कंकैविटी में होता है. Okay, so base of the heart is the posterior aspect formed by the left atrium, lesser contribution by the right atrium. और इसके जो
इमीडिएटली पोस्टीरियर है, इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द बेस, ऑब्वियसली इसके बाहर पेरिकार्डियम होगा। पेरिकार्डियम के और बैक साइड पे जाएं तो यू विल गेट द इसोफेगस, जो पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको इसोफेगस मिलेगा, ठीक है, और आपको एओर्टा मिलेगा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में जा रहा है। उसके बाद जो वर्टेब्रल लेवल इसका आता है दैट इज T6 to T9, ठीक है। सो इट फेसेस पोस्टीरियरली, वर्टेब्रा जो होंगे इसके द सेम लेवल, जो वर्टेब्रा होंगे उसके वो T6 to T9 है, and it is separated from these vertebrae by the pericardium, obviously immediately outer जो होगी layer left atrium की, that is going to be the pericardium. Then we have the pericardial sinus which is present inside the cavity of the pericardium, esophagus and aorta. उसके बाद extend superiorly, इसकी अगर एक्सटेंट पूछी जाए तो सुपीरियरली बाइफिकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, जिसा आपको मैंने दिखाया था, ये इसकी सुपीरियर एक्सट्रीमिटी है, यहाँ से ये शुरू करता है और इंफीरियरली coronary sulcus तक ये आ रहा है. This is the superior extremity bifurcation of pulmonary trunk, और inferior जो है ये coronary sinus तक आता है, and receives pulmonary veins on the right and left side, मैंने आपको बताया था, और superior and inferior वेना केवा जो है वो right atrium में enter होते हैं इसके दोनों साइड पे. Surfaces मैंने आपको बता दी, interior surface sternocostal surface है because interiorly it faces the sternum, और वहाँ पे sternopericardial ligaments होती हैं जो pericardium को attach करती हैं उसको. So anterior surface is mainly formed by the right ventricle. ये आप अगर आप देखें, मैं बैक साइड पे चली जाती हूँ, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ये पूरा मोस्टली राइट वेंट्रिकल जो है दैट इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, ठीक है. उसके बाद डायफ्रेगमेटिक इज द इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस जो है वो ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है, थोड़ी सी राइट वेंट्रिकल से बनती है. डायफ्रेगमेटिक सरफेस जो है दैट इज उसके जो बिल्कुल एक्सटर्नल पेरिकार्डियम, इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम. तो diaphragmatic surface of the or the inferior surface is formed by left ventricle mostly, but a little bit by the right ventricle. Right pulmonary surface, अब right और left pulmonary surfaces होंगी जो which are going to face the mediastinal part of the lung. So right pulmonary surface right atrium की होगी which is forming the right border also, that is going to face the mediastinal surface of the lung. और left pulmonary surface लेफ्ट जो mediastinal surface of the lung को फेस कर रही है that is formed by the left ventricle, ठीक है, क्योंकि right left atrium तो posterior surface बना रहा है, तो left pulmonary जो surface है that is formed by the left ventricle. Right pulmonary surface is formed by the right atrium. Posterior surface is formed by the left atrium. Anterior surface is formed by the right ventricle. Base or the diaphragmatic surface is formed by the लेफ्ट वेंट्रिकल. ये आपको पता होना चाहिए सर्फेसेस वगैरह. आप जब हार्ट का स्पेसिमेन देखेंगे डीएच में इंशाल्लाह तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा. तो दीज आर अबाउट द बॉर्डर्स एंड द सर्फेसेस ऑफ द हार्ट. अच्छा, उसके बाद हम क्विकली वी गो ऑन टू दी 10:37 हो गया. ओके, वील गो ऑन टू द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. राइट एट्रियम में अब मैंने आपको बताया था कि जब डेवलपमेंट होती है हार्ट की तो इट इज बेसिकली अ सिंपल हार्ट ट्यूब होती है. उसके बाद ये हार्ट ट्यूब जो है इट कॉइल्स, इसकी कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है, ये मूव होती है और फिर ये चेम्बर्स वगैरह डेवलप होते हैं. तो और क्या होता है, सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट चीज इसकी डेवलपमेंट क्या में क्या होती है कि जो सराउंडिंग इसके वेसल्स वगैरह जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सम ऑफ देम दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हार्ट. तो राइट एट्रियम में क्या होता है कि ओरिजिनल, या जिसे हम कहते हैं कि प्रिमिटिव राइट एट्रियम जो होता है इट इज ट्रेबिकुलेटेड. ये आपको रफ सरफेस नजर आए, दिस इज द प्रिमिटिव और द ओरिजिनल राइट एट्रियम. लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट हार्ट के पोस्टीरियर साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं साइनस विनोसिस. दिस साइनस विनोसिस रिसीव्स ऑल द वीनस रिटर्न फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीटस. फीटस जो है वो उसकी वीनस रिटर्न वहां पे आती है साइनस विनोसिस में. तो अब क्या होता है कि वो दिस साइनस विनोसिस is incorporated into the structure of the heart during the development. तो जब इस हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग फीटल पीरियड, तो ये तो ओरिजिनल हार्ट ट्यूब का हिस्सा था, इसके अंदर साइनस विनोसिस भी आ जाता है विच इज द स्मूथ पार्ट. तो इसलिए राइट एट्रियम हैज टू पार्ट्स. वन इज द ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो पेक्टिनेट मसल्स हैं, रफ पार्ट जो रफ पार्ट इसलिए कि यहाँ पे ये पेक्टिनेट मसल्स हैं. दिस इज द ओरिजिनल और द primitive heart, primitive right atrium.
and this smooth part, this is called the sinus venerum. This is the part which has been incorporated into the heart, which was sinus venosus initially. अब इन दोनों को जो separate करता है internally is the crista terminalis, ठीक है, और externally इसी तरह यही ये groove है, और externally you can see the demarcation of these two structures, which is the, जिसको हम कहते हैं primitive right atrium and sinus venerum, sulcus terminalis. So outside the demarcation is sulcus terminalis, inside it is the crista terminalis, ठीक है. अब दूसरी चीज क्या है, राइट एट्रियम, ये खोला हुआ है राइट एट्रियम, एज यू कैन सी, डायरेक्टली पोस्टीरियरली इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इन दोनों के दरमियान दिस द एरिया यू कैन सी आउट हियर, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम. अब इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर आप ये थोड़ी सी इसके अंदर ये डिप्रेशन से देख सकते हैं. दिस डिप्रेशन, ओवल डिप्रेशन, इज द फोसा ओवैलिस. व्हाट इज फोसा ओवैलिस? ड्यूरिंग फीटल पीरियड दिस वाज ओपन फोरामेन वेल होता है, और यहाँ से क्या होता है कि राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड जो है वो इट गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू दिस फोसा ओवैलिस. लेकिन जैसे बर्थ होती है, लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, तो दिस क्लोजेस ऑफ. ये जब फोरामेन वेल बंद हो जाता है तो ये एक डिप्रेशन सी यहाँ रह जाती है. दिस इज कॉल्ड फोसा ओवैलिस. तो ये आपको इंटर एट्रियल सेप्टम में नजर आएगी. दूसरा क्या है, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, साइनस वेनेरम में आ रही है. इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग साइनस वेनेरम में आ रही है. उसके अलावा कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग आती है. कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग जो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड द ट्राइकस्पिड वैल, ठीक है. तो ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने मेन आपने बताने हैं कि राइट एट्रियम के अंदर क्या क्या होता है. यहाँ आपको नजर आ रहा है फोसा ओवैलिस, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ओपनिंग ऑफ द कॉर्नरी साइनस. उसके बाद आ जाती है, आपको डिटेल में सारा बता दिया. सुपीरियर वेना केवा opens at the level of third costal cartilage, और inferior vena cava opens at the level of fifth costal cartilage. ये आपकी surface anatomy के लिए जरूरी है. Opening of coronary sinus is between the right atrioventricular orifice, ठीक है, जो tricuspid valve है, and interventricular inferior vena cava की जो opening है वहां पे है. अच्छा जी, उसके बाद राइट वेंट्रिकल आ जाता है. व्हाट इज राइट वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल जो है दैट कम्युनिकेट्स विद राइट एट्रियम थ्रू ट्राइकस्पिड वैल्व. अब ट्राइकस्पिड का मतलब क्या है कि 3 कस्प है. इसके एंटीरियर कस्प है, पोस्टीरियर कस्प है, और सेप्टल कस्प है. सेप्टल कस्प इसलिए उसे कहते हैं कि वो सेप्टम के साथ अटैच होता है. तो ये जो कस्प है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कप्स, इसलिए इनको कस्प कहते हैं. और इनकी जो ये जो कन्वेक्सिटी है, इस पे ये टेंडनस कॉर्ड्स अटैच होते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडनी. दीज आर दी टेंडनस कॉर्ड्स व्हिच आर अटैच्ड टू द कस्प सुपीरियरली, जो ये जहाँ पे कस्प पे होते हैं, और उनका दूसरा एंड होता है दैट इज अटैच्ड टू द पिपिलरी मसल्स. तो अब देयर आर 3 कस्प और 3 पिपिलरी मसल्स. अब होता ये है कि एंटीरियर जो पिपिलरी मसल है, उसके जो टेंडनस कॉर्ड है, दे आर अटैच्ड टू द एंटीरियर कस्प एज वेल एज द पोस्टीरियर कस्प, ठीक है. अब जो पोस्टीरियर पिपिलरी मसल है, उसके जो टेंडनस कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्डी टेंडन है, दे आर अटैच्ड टू द एंटीरियर कस्प एज वेल एज द सेप्टल कस्प. तो इसका मतलब क्या है कि जो टेंडनस कॉर्ड्स हैं ऑफ ईच पिपिलरी मसल, दे आर अटैच्ड टू 2 कस्प्स, ठीक है. अच्छा, ये प्रिवेंट करते हैं रीगर्जिटेशन. रीगर्जिटेशन का क्या मतलब है कि ब्लड ने ओरिजिनली तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना है, लेकिन जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये ना हो कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ चला जाए. तो ये रीगर्जिटेशन ऑपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रिवेंट करते हैं. उसके बाद ये पिपिलरी मसल्स है, तो राइट वेंट्रिकल का सिमिलरली ये इनफ्लो पार्ट है, जहाँ से ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इनफ्लो पार्ट इज ट्रेबिकुलेटेड. बहुत सारे इसके मस्कुलर रिजेस हैं, और बिगेस्ट ऑफ द ट्रेबिकुला इज द सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला व्हिच पासेस फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डायरेक्टली टूवर्ड्स द राइट पिपिलरी मसल. और ये सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला जो है, इसको मॉडरेटर बैंड भी कहते हैं, और इसके थ्रू परकंजी फाइबर्स जो हैं, जो कंडक्टिंग पार्ट है हार्ट का, that passes from the interventricular septum directly towards the anterior pupillary muscle. तो इसका मतलब ये कि कंडक्टिंग टाइम जो है वो शॉर्टन हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है. और बाकी फाइबर्स तो जा रहे हैं, बाकी पिपिलरी मसल्स को भी जा रहे हैं परकंजे फाइबर्स जो इसके मायोकार्डियम के थ्रू, लेकिन ये जो सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला है, ये डायरेक्टली इसको लेके आता है टुवर्ड्स द एंटीरियर पिपिलरी मसल.
अच्छा जी, ये तो इनफ्लो पार्ट हो गया। उसके बाद जो आउटफ्लो पार्ट होता है उसका, इट इज कॉल्ड दी कोनस आर्टरियोसिस या इंफंडिबुलम। इसके थ्रू ब्लड जो है वो चला जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। अब इन दोनों के दरमियान में ये जो है सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट है। सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द इनफ्लो पार्ट एंड द आउटफ्लो पार्ट। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो पार्ट, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट की दूसरी साइड से आउटफ्लो, इट इज गोइंग इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। दिस इज रिलेटिवली अ स्मूदर पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद tricuspid orifice जो है, it is present at the level of fourth and fifth intercostal space. It is present posterior to the lower part of the sternum, body of the sternum on the right side. तो ये राइट साइड पे ट्राइकस्पिड जो वेल की जो आपने सरफेस मार्किंग करनी है वो आपने बतानी है। अच्छा जी, उसके बाद हम चले जाते हैं आगे। टेंडरनेस कॉर्ड हो गए, ये मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अच्छा जी, ये जो ब्लड आता है इनटू दी राइट वेंट्रिकल एंड देन इट टेक्स यू शेप पाथ गोइंग टुवर्ड्स दी, it goes towards the pulmonary trunk. तो that takes a turn about 140 degree। ठीक है, तो 140 डिग्री जो एंगल होता है उसका, ये it takes the turn और it goes into the pulmonary trunk when the right ventricle contracts. So inflow and outflow orifices are approximately 2 centimeter apart। और pulmonary valve जो है that is present at the level of third costal cartilage, ये left side पे होता है थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज पे। ओके, अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का आपको पता है कि दो पार्ट्स उसके होते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एक मस्कुलर पार्ट है विच इज द लोअर पार्ट, और अपर पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस पार्ट है। इट इज ओब्लिकली प्लेस्ड, ठीक है, एंट्रोपोस्टेरियस की डायरेक्शन, पोस्टोलैटरली डायरेक्शन होती है। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इट इज मोर टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है, इट इज मच थिकर देन द राइट वेंट्रिकल, इट इज 3 times as thick। तो क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेनस है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, थोड़ा राइट साइड के टुवर्ड्स होता है। तो राइट वेंट्रिकल की जो आप समझे वॉल्यूम है, इसकी जो कैपेसिटी है, इट इज अ लिटिल लेसर देन द लेफ्ट वन। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम चलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ पहले चलते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम सिमिलरली स्मूथ। All the venous openings are in the sinus venorum regarding, yes, जो ओपनिंग्स है, venous return है, वो सारे sinus venorum में आता है। अच्छा जी, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चलते हैं। तो सिमिलरली जो हमने राइट एट्रियम में पढ़ा था कि एक उसका जो है वो बहुत ही रफंड एरिया है, विच इज द प्रिमिटिव राइट एट्रियम, उसको हम ऑरिकल कहते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम में भी इसी तरह एक रफंड एरिया है, विच इज द प्रिमिटिव पार्ट, वो उसको हम ऑरिकल कहते हैं, और एक स्मूदर पार्ट है। ठीक है, और ये जो स्मूथ पार्ट है, दिस इज द पार्ट विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। बेसिकली ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, और फिर एक पल्मोनरी वेन जो होती है वो आगे उसकी 4 ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो जब वेन पल्मोनरी वेन एंटर्स और इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो खुद तो अंदर आ जाती है, वो चारों फिर जो इनकी ओपनिंग्स आ जाती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो राइट एंड लेफ्ट जो दो पल्मोनरी वेन्स हैं, अब उनकी ओपनिंग्स लेफ्ट एट्रियम में आ गई हैं। तो जहाँ पे ये वेन्स एंटर करती हैं, दैट इज द स्मूथ पार्ट, और जो उसका प्रिमिटिव पार्ट था वो थोड़ा सा वो है रफन पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट ऑरिकल। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे जो वाल्व है दैट इज बाइकस्पिड एंड दैट इज कॉल्ड माइट्रल वाल्व। अब इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कस्प है, इसके अंदर सेप्टल कस्प कोई नहीं है। और सिमिलरली जो इनफ्लो पार्ट है वो ट्रेबिकुलेटेड है, उसके अंदर बहुत सारी मस्कुलर रिजेस हैं, और इसमें ये पेपिलरी मसल्स भी आपको नजर आ रही हैं, पेपिलरी मसल्स हैं, और मायोकार्डियम बहुत ज्यादा थिक है। अब सिमिलरली जिस तरह हमने राइट वेंट्रिकल में पढ़ा था कि इनफ्लो पार्ट है और आउटफ्लो पार्ट है, तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि राइट लेफ्ट एट्रियम है, जहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, यहाँ से माइट्रल वाल्व के थ्रू इट इज गोइंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये एयोटा में चला जाएगा। एयोटा में जो जाता है, मैं देखती हूँ, हाँ जी, सो दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड when it is going towards the aorta, that is the smoother part। और एयोटा में जब जाएगा
इसको जो एओर्टिक वेस्टिब्यूल जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू ये एओर्टा में चले जाते हैं। यहाँ पे जो वाल्व है एओर्टिक वाल्व जो है ये सेमी ल्यूनर वाल्व है। एओर्टिक और पल्मोनरी दोनों सेमी ल्यूनर इनको कहते हैं और इनके 3 ये कस्प होते हैं, ठीक है। एओर्टा के एंटीरियर, राइट, लेफ्ट और पोस्टीरियर है, और जो पल्मोनरी वाल्व है वो राइट, लेफ्ट एंड एंटीरियर वाल्व है। और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये इनफ्लो पार्ट और आउटफ्लो पार्ट, और ये जो ये aortic vestibule is the part which is the smoother part through which the blood goes into the aorta. This is the smooth part of the left ventricle. और ये जो यू टर्न होता है ये 180 डिग्री यू टर्न इसका हो रहा है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो होता है। अच्छा जी, वैल्व्स की थोड़ी बहुत डिटेल पहले ट्राइकस्पिड वाल्व जो है एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टल कस्प ये हम पढ़ चुके हैं। पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ स्टर्नम एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। एंटीरियर पेपिलरी, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल होते हैं, सेप्टल पेपिलरी मसल्स होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मसल्स के जो इनके कॉर्डेड टेंडन दे आर अटैच्ड टू द कस्प। एक जो मसल है, फॉर एग्जांपल एंटीरियर पेपिलरी मसल है, इसके जो कॉर्डेड टेंडन होंगे दे आर अटैच्ड टू 2 कस्प, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर पेपिलरी मसल है उसके कॉर्डेड टेंडन are attached to the posterior cusp as well as the septal cusp. जो सेप्टल पेपिलरी मसल है इसके जो कॉर्डेड टेंडन है they are attached to anterior and septal cusp. जो माइट्रल वाल्व है इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 कस्प है, और इसका जो आपको मैंने बताया था कि एट द लेवल ऑफ माइट्रल वाल्व जो इसकी लोकेशन है वो इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। लेकिन इसकी ऑस्कल्टेशन जो आप इसकी साउंड जो सुनते हैं वो एपेक्स के लेवल पे सुनते हैं, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, वहां पे आप इसकी साउंड सुनते हैं। लेकिन लोकेशन जब आपको पूछी जाएगी सर्फेस एनाटॉमी तो इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है, लेफ्ट साइड पे होती है। अच्छा, ये आपको कस्प दिखाए हुए हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और माइट्रल वाल्व के दिखाएं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के ये 3 है। उसके अलावा ये पल्मोनरी है और ये एओर्टिक वाल्व है। सेमी ल्यूनर वाल्व, ये आप पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व को हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। अच्छा जी, जो पल्मोनरी वाल्व है एट द लेवल ऑफ थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज है, ये आप ड्राइंग में, मैं आप डायग्राम भी एक मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ड्राइंग बना के हार्ट की, उसमें आप देख लें, पॉइंट्स लगा लें तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व एट द लेवल ऑफ लेफ्ट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज, और एओर्टिक वाल्व जो है थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये राइट साइड पे होता है। अच्छा जी, माउथ ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी राइट एओर्टिक साइनस से निकलेगा, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी लेफ्ट एओर्टिक साइनस से निकलेगा, और पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से कुछ नहीं निकलता। ये आपको वाल्व नजर आ रहे हैं, इन दोनों की ये जो जॉइनिंग, जो मार्जिन होते हैं इनको हम लॉन्यूल कहते हैं, और ये जो पॉइंटेड एजेस होती हैं इनको हम नोड्यूल कहते हैं। और ये कस्प है, ये आउटफ्लो पार्ट है, ब्लड फ्लो ऐसे जा रहा है फ्रॉम दी वेंट्रिकल इनटू द, जिसमें भी जाना है। ये अगर एओर्टिक वाल्व दिखाया हुआ है तो ये एओर्टिक वाल्व दिखाया है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो इसके बीच में आपको नजर आ रहा है कि ये डिप्रेशन सी हैं, ठीक है ना, साइनसेस हैं, इनको हम साइनसेस कहते हैं। राइट और लेफ्ट से लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी निकलेगी, पोस्टीरियर से कुछ नहीं निकल रहा। ओके, और बैक फ्लो ये प्रिवेंट करते हैं क्योंकि जाहिर है जब ये डायलेट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो डायलेट करने से इट इज गोइंग टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, लेकिन अयोटा से वापस नहीं जाता क्योंकि ये कस्प से, ये कप से ये पड़े हुए हैं और इनके साइनस में ब्लड चला जाता है, तो ये वापस ये कस्प जो है एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से आप देखें ये ओपन था तो इनकी ज्वाइन नहीं हुए हुए थे, अब ये जब क्लोज हो गया तो इनके ये लॉन्यूल्स ज्वाइन कर दिया, ये नोड्यूल भी ज्वाइन कर दिया, और आपस में ब्लड अगर वापस जो है जाता भी है तो ये साइनस के अंदर चला जाता है, ये वेंट्रिकल में वापस नहीं जाएगा, तो बैक फ्लो नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद वी हैव द कॉर्नरी आर्टरीज, जो आपको हमने बता दी। कॉर्नरी आर्टरीज क्या तो हमने डिटेल में कर ली थी, वेन्स भी कर ली थी। स्मेल भी पढ़ना कंपल्सरी तो नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, नॉट एट ऑल। एक बुक आप पढ़ें तो बिल्कुल ठीक है, स्मेल में सिर्फ ये कि आपको समझ आ जाती है। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि आप दोनों टॉपिक दोनों जगह से पढ़ लें और एक जगह पे आप नोट्स बना लें। वही टॉपिक्स के करें जो केएलएम में नहीं है, एग्जैक्टली
जो आपको लग रहा है कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो केएलएम में नहीं बताए हुए, वो आप स्नेल से पिक करें और केएलएम के अंदर लिख लें। सो आपने पेपर स्नेल से भी बनता है, केएलएम से भी मोस्टली बनता है, क्योंकि यूएचएस में सबसे पहली बुक जो दी हुई है, मेन जो आपकी बुक दी है वो केएलएम दी हुई है। लेकिन केएलएम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिखा हुआ है, उसमें यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टफ, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, और आपको फिर अपने जिस तरह आप समझे नोट्स बनाने पड़ते हैं। स्नेल में पॉइंट वाइज कई जगहों पे बड़ा टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप केएलएम से जरूर समझें, और स्नेल से अगर पॉइंट वाइज आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। और केएलएम से भी, जैसे मैंने ब्रांचेस बोली हैं, तो ब्रांचेस सारी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या ब्रांचेस लिखनी है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, एक वेसल जो है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो एक्सप्लेन बड़ा अच्छा, समझ बड़ा, इट्स अ वेरी इजी बुक। स्नेल जो है इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, समझ आपको बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन आप जहाँ से आपको बेहतर समझ आए आप जरूर पढ़ लें। आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। आंसर अगर आप स्नेल से भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। बहुत सारी चीजें जो स्नेल में, कई चीजें जरा ज्यादा एक्सप्लेन की हुई हैं या एक्स्ट्रा पॉइंट कोई लिखा है तो वो आप ऐड कर लें। बार बार मैं आपको वही चीज बताती हूँ कि ये लिखनी जरूरी है। अच्छा जी, अब राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की मैंने आपसे ब्रांचेस पूछी थी और डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी, ठीक है ना। तो आपको ये सारी बतानी थी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बतानी थी कि ये कहाँ कहाँ जाता है। जो बुक में जैसा लिखा हुआ था जी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ए भी, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो भी पूरा सही तरह से नहीं बता। ये सारा आपने बताना है कि किस किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेफ्ट एट्रियम को करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को भी कहता है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द सेप्टम, नॉट 1/3। एक बच्चे ने 1/3 लिखा हुआ था। सो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है उसकी ब्रांच है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, विच सप्लाइज द एंटीरियर 2/3 ऑफ द सेप्टम। एवी बंडल को भी करता है, एवी नोड को भी करता है, ऐसे नोड को 40%। ये सारे आपने लिखने थे इस तरह डिटेल में। अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिला जिसने इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बताई। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ वो सप्लाई कर रही है आर्टरी, ठीक है ना। तो ये आपने डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी थी। उसके बाद डोमिनेंस की तो बात होगी, कोलैटरल सर्कुलेशन, ये वीनस ड्रेनेज वगैरह, कंडक्टिंग सिस्टम तो हम डिटेल में कर चुके हैं, हमने काफी रिवाइज कर लिया। अच्छा, सिमिलरली जो आपका था अबाउट द कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस का भी जो अभी तक मैंने पढ़े हैं वो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं थे उसमें। आपने बहुत किसी ने नहीं, मेरे ख्याल एक किसी बच्चे ने लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से आ रही है। T1 से लेके T5 तक कम से कम आप लिखें कि यहाँ से सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक ब्रांचेस आ रही हैं, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से आ रही है। जिस तरह मैंने आपको डिटेल में कार्डियक बताया हुआ है, आपको उस तरह लिखना था। बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है और बस बुक कॉपी पेस्ट करके लिख दिया हुआ है। एग्जैक्टली बुक की लाइंस हैं जो कहीं जो नहीं भी रिक्वायर्ड वो चीजें लिखती हैं। तो कम से कम इस तरह आंसर दें कि मुझे पता तो चले कि आप जो है वो पढ़ रहे हैं। श्लोक अच्छा, राइट कॉर्नरी आर्टरी की मैं आपको स्लाइड, दिस इज द स्लाइड ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये बुक के अंदर दी हुई है, केएलएम देखें तो उसके अंदर ये वही सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और फिर वही मैं आपको कहूंगी कि प्लीज आंसर को रीफ्रेज करें, रीफ्रेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और डिटेल में लिखें आप कि जो भी कार्डियक प्लेक्सस की फॉर्मेशन बताई है तो बताएं कि सिंपैथेटिक कहाँ से आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ रहा है। एक बच्चे ने अभी तक विसरल मेंशन किया है, बाकी किसी ने ये भी नहीं बताया कि विसरल एफरेंट भी होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक लिख के बस बात खत्म। तो डिटेल बतानी होती है अगर फॉर्मेशन पूछी है। लोकेशन तो आपने लिख दी, चलो फॉर्मेशन अगर पूछी है तो फिर आप डिटेल में बताएं कि कैसे कैसे बनता है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है। ये तो एफरेंट पार्ट है, एफरेंट पार्ट भी तो है विसरल एफरेंट। बार बार मैं आपको बताती हूँ, उसमें रिफ्लेक्सिव फाइबर्स होते हैं, इसमें पेन फाइबर्स होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी है, दे आर पार्ट ऑफ द कार्डिक प्लेक्सस। अच्छा जी, और कोई चीज जो आप, वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। उसके बाद आपका कल लेक्चर है जिसमें
आप डायफ्राम चाह रहे थे तो डॉक्टर उस्मा को मैंने कहा है वो डायफ्राम आपके साथ रिवाइज कर देंगी. देन वी हैव द फाइनल स्टेज. और फाइनल स्टेज में तो सारा कुछ आता है. अब जाहिर है ऑस्पीज तो आजकल नहीं हो रही, वरना ऑस्पी भी आती है. तो आप जितना आपको टाइम अभी घर पे है, आप डायग्राम्स देखें. आपके पास नेटर्स की एटलस है, एटलस कंसल्ट करें, वो देखें. बहुत ज़रूरी है आपको. काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं. ठीक है ना. उसके अलावा मैं देखती हूँ मेरे पास शायद पिक्चर्स हों जो हमारे पास स्पेसिमन की तो नहीं है, जो मॉडल्स हैं उनकी पिक्चर्स अगर मेरे पास पड़ी हैं तो मैं ढूंढ के देखती हूँ. अगर मेरे पास पिक्चर है तो मैं आपको हार्ट की पिक्चर्स आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम, दिखा दूंगी. अच्छा, जो जब आपकी फाइनल स्टेज होगी उसके बाद सादा आपकी डिटेल में वी विल डू दी की डिस्कशन. एमसीक्यू भी करेंगे और एससीक्यू की भी करेंगे. तो आपको कोई क्वेरी हो तो इंशाल्लाह जो फाइनल स्टेज के बाद वाला हमारा लेक्चर होगा मंडे को, हम डिटेल में फिर कर लेंगे. बिकॉज हमारा थोरेसिक रीजन खत्म हो गया है तो इसकी सारी क्वेरीज जो है वो दे शुड बी आंसर्ड बिफोर वी एंटर इनटू द नेक्स्ट रीजन. तो नेक्स्ट रीजन जो है आपका लोअर लिम्ब होगा इंशाल्लाह. तो वो हम फिर शुरू करेंगे ट्यूसडे से. और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली पहले बोन्स होती हैं तो वो फिर वील सी दैट. बट उससे पहले पहले जितनी आपकी थोरेसिक रीजन की क्वेरीज हैं वो इंशाल्लाह वील एड्रेस. आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट ऑन मंडे. जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल में होंगे. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जस्ट राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ताकि आप भूलें नहीं, वो आप लिख लें. ठीक है ना. तो ओके, बाय फॉर नाउ. खुदा हाफिज. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल स्टेज. डू वेल. और पढ़ें, पढ़ के आंसर करें प्लीज, मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. खुदा हाफिज.